ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना चाहिए। चलो मान लिया, अगर कोई इंसान गाल पर थप्पड़ मार ही दे तो एक बार के लिए उस दर्द को भुलाया जा सकता है, पर जब किस्मत ही दोनों गालों पर चटाचट थप्पड़े बरसाने लगे तो क्या किया जाए। यही कहानी है प्रीति की, जो बचपन से ही ऐसे स्ट्रिक्ट परिवार में पली बड़ी थी जहां उसे कभी अपने मन की करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह सुबह नहाकर प्रीति बालकनी में बैठकर अपने गीले बालों में कंघी कर रही थी। तभी दूर से मुकेश मोहल्ले में आता दिखाई देता है। ये प्रीति बालकनी में बाल क्यों झाड़ रही है? ये मनोज का बेटा तब से यहीं खड़ा है। गुस्से में गरजता हुआ मुकेश प्रीति का नाम दोहराते हुए अपने घर के अंदर आता है। प्रीति, प्रीति! क्या हुआ जी? प्रीति तो अपने कमरे में है, किसी ने कुछ बोला क्या? बोलेगा क्या, तुम्हारी बेटी की करतूतें खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। कहाँ है प्रीति? बुलाओ उसे। प्रीति! प्रीति ने ये क्या कर दिया? ऐसे संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे उसे। भगवान! और बिना पूरी बात जाने ममता तो वहीं बैठकर रोने लगती है। नीचे फ्लोर से आ रही आवाजों को सुनकर भागती हुई प्रीति सीढ़ियों से नीचे आती है। क्या हुआ पापा? मम्मी तुम रो क्यों रही हो? भाभी ये सब क्या हो रहा है? मुझसे मत पूछिए दीदी, ना मुझे फर्क पड़ता है ना ही मुझे मतलब है। इस घर में सभी को तमाशा करने की आदत है, सो कर रहे। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। ये लो, इसे लेकर आई थी बहू बनाकर आप। मैंने तो देखते ही मना कर दिया था कि ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए, पर उस वक्त आपको विश्वास था कि आपके शहर की लड़की है, रिश्तेदारी में भी आती है तो खराब नहीं निकल सकती। इसी की संगति में लगता है प्रीति का दिमाग भी सड़ रहा है। बालकनी में बैठकर क्या कर रही थी तुम? हाँ, पूरा घर कम पड़ जाता है क्या जो कंघी करने के लिए तुम्हें बालकनी में जाना पड़ा? पूरा मोहल्ला देख रहा था तुम्हें। समझाइए इसे ममता जी, ये 12-13 साल की नहीं है, 25 साल की हो गई है, और जैसे इसकी हरकत है ना, जल्द से जल्द पार लगाना होगा इसे। अरे फिर पापा की बात का उल्टा जवाब दे रही हो? पापा जो बोल रहे तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं ना। ऊपर जाओ कमरे में, और यह गलती दोबारा ना हो। आपको लग रहा होगा कि प्रीति के मन में तो सैलाब उठ रहा होगा, मेरे पापा ने मुझे गलत क्यों समझा। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अक्सर कुछ लोग उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में ऐसे फंस जाते हैं कि कैसे हालतों में भी खुद को ही दोष देने बैठ जाते हैं, और प्रीति भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। कैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? ऐसे ही भाभी के कारण पापा का मूड डिस्टर्ब रहता है। एक मैं ही तो हूँ जिस पर उन्हें गुमान है, और आज मैंने ही उनका दिल दुखा दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी प्रीति तूने। प्रीति खुद से बातें कर रही थी कि ममता उसके कमरे में आती है। गलती तो तुझसे हुई है बेटा, पर कोई बात नहीं। मैंने बात की है तेरे पापा से, अब वो शांत है। अब जब कोई बाप देखेगा कि 4 लोग उसकी बेटी को गंदी नजरों से देख रहे हैं तो गुस्सा तो उन्हें आएगा ही, और गुस्सा हमेशा उन्हीं पर निकलता है जिनके लिए मन में प्यार हो। अब तेरे भाभी पर तो गुस्सा करने जाएंगे नहीं। हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर एक बात ना मुझे ठीक नहीं लगी, जैसे आज तेरे पापा तुझे समझा रहे थे और तू वो बीच में बोलने लगी। ऐसे कभी भी बीच में मत बोलना बेटा। बड़े अगर 2 गाली भी दे देना तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। चलो ये तो फिर भी तेरा मायका है, ससुराल में ये गलती होती तो पता नहीं क्या होता। नहीं मम्मी, मैं तो बस पापा से सॉरी कहना चाह रही थी। पर हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि जैसे तेरी भाभी के कारण उसके मायके वालों को ताने सुनने पड़ते हैं, तेरे कारण हमें सुनने पड़े। तो अपनी तरफ से सही रहना बेटा, उसके बाद तो हम खड़े हैं ही। याद रखना, तुझे अपनी माँ जैसा बनना है, अपनी भाभी जैसा नहीं। तो कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग प्रीति को दी गई थी कि उसे अपनी भाभी गलत लगने लगी थी, क्योंकि वो गलत बर्दाश्त नहीं करती थी और उल्टा जवाब दे देती थी। प्रीति के लिए अच्छी बहू तो उसकी माँ थी, जो अपने पति की 4 बातें भी सुन लेती थी और अपने बेटे का गुस्सा भी सह लेती थी। 1 महीने के बाद, दीदी ये साड़ी पहन लीजिए, मम्मी जी ने भिजवाई है। मुझे तो समझ में नहीं आता, लड़के वालों के सामने लड़की पर क्यों ही अच्छा दिखने का प्रेशर होता है। अरे भाई, जैसी है लड़की वैसे एक्सेप्ट करो। ऐसे नहीं होता भाभी, मम्मी कुछ कह रही है तो मेरा अच्छा सोच कर ही कह रही होगी। आजकल की लड़कियां लव मैरिज कर लेती है, क्या गारंटी होती है लव मैरिज की? अरेंज मैरिज अच्छा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है। हर इंसान जब पैदा होता है ना तो अकेला ही होता है, तो उसके लिए कोई क्या ही खड़ा होगा। खैर, आपको जो सही लगता है कीजिए। तैयार होकर प्रीति अमित और उसके परिवार से मिलने नीचे हॉल में जाती है। कद काठी तो अच्छी है लड़की की। कितनी पढ़ाई की है बेटा?
ग्रेजुएशन किया है आंटी जी। बैंक को एप्लीकेशन लिख सकती हो? अरे अब बोलिए तो भाई साहब, अभी लिख देगी। लिख दो बेटा। अरे नहीं भाई साहब, लिखाना पढ़ाना तो है नहीं हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को बांध कर रखे, जैसे कि आज तक सुषमा जी ने बांध कर रखा है। मेकअप का शौक वोक है कि नहीं भाभी? निशा, अभी प्रीति तुम्हारी भाभी बनी नहीं है, ऐसी तो 10 लड़कियां देख चुके हैं हम। देख लीजिए बहन जी, भगवान संजोग खुद बना रहा है। निशा बेटी के मुंह से खुद ही भाभी निकल गया। अमित का मेन बाजार में मोबाइल का शोरूम था। परिवार अच्छा खासा पैसे वाला था, इसलिए मुकेश का परिवार तो लगा पड़ा था कि ऐसे ही अमित इस रिश्ते के लिए हामी भरे, और अमित हामी भर भी देता है परीक्षा पर। अब अंकल जी बोलूं या ससुर जी, बात तो एक ही होगी। आपकी बेटी हमारे यहाँ आ रही है तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उम्मीद है कि मेरे सास ससुर भी उसी तरह मेरा ख्याल रखेंगे। अरे बिल्कुल रखेंगे बेटा, क्यों नहीं रखेंगे? बताइए भाई साहब, रखेंगे ना? बात घुमा फिरा कर आखिर पैसों पर लिया है ये लोग। इनका रवैया देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था, अब बिना मुंह खोले यहाँ से जाने वाले नहीं है। वो क्या है ना पापा जी, मैं एक कार लेने की सोच रहा था। ज्यादा महंगी नहीं है, यही कुछ 25 लाख की है। कम से कम 10-15 लाख का अगर डाउन पेमेंट मेरे ससुराल वालों की तरफ से हो जाता तो अच्छा लगता। अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है दामाद जी, गाड़ी आएगी तो बैठेगी तो मेरी बेटी है। बिल्कुल हो जाएगी डाउन पेमेंट। आप बस बारात लाने की तैयारी शुरू कीजिए। घोड़ी चढ़कर अमित प्रीति को लेने अपने ससुराल आता है, पर जिस लड़के ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी के ऊपर पैसों को चुना हो, उसे कहाँ उसकी फिक्र होती। वरमाला की रस्म के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ अमित चिढ़ने लगता है और रस्म वहीं रोक देता है। ये इतने सस्ते फूलों की वरमाला बनाई है आपने मम्मी जी, ये खातिर हो रही है यहाँ मेरी? मुझे तो लगा था कि आप लोग कम से कम ऑर्किड्स के फूलों की तो वरमाला बनाएंगे। जीजा जी आप 2 मिनट दीजिए हमें, मैं अभी दूसरी माला मंगवाता हूँ। अमित की हरकतें देखकर अंदर से प्रीति को भी अजीब लग रहा था, पर उसके सर पर उसके परिवार वालों ने पहले ही इज्जत की इतनी बड़ी गठरी रख दी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अपनी इकलौती बेटी को विदा होता देख ममता फूट फूट कर रोती है और उसे गले लगाकर कहती है, अब से वही तेरा घर है बेटा, उस घर को टूटने मत देना। जो पेड़ झुकता है ना उसी में फल लगते हैं। सास ससुर का तो काम ही होता है बोलना। मैं आज तक सुन रही थी। अमित जी तो पति है, पतियों को रिझाना पत्नियों को आना ही चाहिए। और तेरी ननद भी ना मुझे अच्छी लग रही है, सब अच्छा रहेगा बेटा। तू बस उल्टा जवाब कभी मत देना किसी को, कोई अकेला लड़ ही कितना लेगा है। और अपनी माँ की सीख लेकर प्रीति अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश की अगली सुबह 7 बज रहे हैं, अब कब उठना है? कल आप उठ गए जी? मुझे तो लगा था मेरी बीवी मुझसे पहले उठकर नहा धोकर मेरे लिए चाय लेकर आएगी, मुझे जगाएगी, पर यहाँ तो मैडम की नींद ही नहीं टूट रही। मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता बना के रखना। शादी की रस्मों के बाद थकी हारी प्रीति सीधा रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। 8 बजने वाले हैं मम्मी, और अभी तक नाश्ता नहीं आया। तुम्हें पता है ना, इससे ज्यादा देर होने पर मैं नाश्ता नहीं करता। 10 मिनट पहले भगवान को भोग लगाने गई थी ये लड़की प्रीति, अभी तक भोग ही लगा रही है। अरे बहू, भगवान के सामने ही जम गई क्या? यहाँ पति नाराज हो गया ना, फिर भगवान प्रसन्न हो भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। आ गई मम्मी जी, वो दी की लौ मेरी साड़ी की पल्ले में लग गई थी। अरे बस करो, कहानी मत सुनाओ, नाश्ता लगाओ। मेरी साड़ी की पल्लों में आग लग गई थी, उस आग से मैं जल भी सकती थी, पर अमित जी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये क्या है? इतना तेज नमक का खाना? ससुराल वालों के पैसे तो नमक और मिर्च बिना देखे ही डाल दिया क्या सब्जी में? ज्यादा हो गई क्या? मैंने तो ठीक से डाला था। मम्मी जी बता रही थी आपको मसालेदार खाना पसंद है इसलिए। मम्मी जी ने तो ये भी बोला था बेटा कि 7:30 बजे तक टेबल पर नाश्ता लगा देना, वो तो तुझसे लगा नहीं, और अब खाना खराब बन गया है तो मुझ पर डाल रही है। प्रीति दोबारा से अमित के लिए नाश्ता बनाकर कमरे में लेकर आती है। 8 बजे के बाद मैं नाश्ता नहीं करता, बताया नहीं मम्मी ने तुम्हें? 10 बज रहे हैं, जा रहा हूँ दुकान। सॉरी ना जी, पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए। और अपनी बीवी के सामने से अमित उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। ये तो पहली सुबह थी। अब आए दिन अमित किसी न किसी बात पर प्रीति पर अपने काम की फ्रस्ट्रेशन निकाल देता। एक रोज अमित अपने दुकान पर बैठा था कि दुकान के शीशे के दरवाजे से सड़क की दूसरी ओर उसे प्रीति पानी पूरी खाते दिख जाती है।
शर्म लाज नहीं है इस लड़की को जरा भी। शादी को 4 महीने हुए नहीं और सूट पहनकर मेन बाजार में पानी पूरी खा रही है। आज इसकी खैर नहीं। अपने गुस्से को अपने मन में दबाए अमित रात को घर पहुंचता है। आप आ गए? आज मैंने आपकी फेवरेट काली दाल और मटर के पराठे बनाए हैं। दोपहर में आप कहाँ थी मम्मी? बेटा मैं तो तेरे पापा जी के साथ निर्मला के पोते के फंक्शन में गई थी, बताया तो था मैंने। आप घर पर थी नहीं, इसका फायदा आपकी बहू उठाकर सूट पहनकर बाजार में पानी पूरी उड़ा रही थी। क्यों प्रीति? वो मैं मम्मी जी वो। क्या अमित सच बोल रहा है बहू? उसने बाजार में तुम्हें ही देखा था? जी पापा जी। लगाइए पापा मम्मी जी को फोन। शादी के पहले ही जब इस बात पर डिस्कशन हो गई थी कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो बिना मुझे पूछे तुमने सूट पहना कैसे? किसको दिखाने जा रही थी? पहले तो मुझे लगा था बेटा कि प्रीति गलती जरूर करती है पर चारित्र की साफ है, पर आज तो मुझे भी शक हो रहा है। जिस शहर में ससुराल उसी में मायका। अब क्या पता किस पुराने आशिक के लिए सूट पहनकर गई थी। हे भगवान, भाभी तो बुरी फंस गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे कारण भाभी पर ऐसा इल्जाम लग जाएगा। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ही तो मुझे। मैं क्या मुझे देखा था वहां पर भैया ने? नहीं ना, क्योंकि मैं वहां थी नहीं। आप झूठ मत बोलिए भाभी। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है निशा। ऐसी कई टेढ़ी खीर को सीधा किया है मैंने। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो सारा पुराना प्यार दिमाग से छू मंतर हो जाएगा। किचन में ताला लगा दो निशा। किचन खुलेगा तो सिर्फ हमारे खाने के लिए। प्रीति कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी। 25 साल की एक लड़की थी जो आज एक घर की बहू थी, पर उसके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा था जैसा कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता। सुबह उठते ही झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ प्रीति कर रही थी, पर उसे खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। मम्मी ने बोला था चुप रहना, झुक कर रहना, सब कुछ ठीक रहेगा, पर यहाँ पर तो कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा। सोचा था अमित जी के साथ साथ सभी को मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज दूंगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। ऐसी हालत में इतनी देर तक भूखा रहना मेरे लिए सही नहीं है। भूख से सर फटा जा रहा है। क्या करूं, कुछ खा लूं, पर कैसे? किचन में ताला लगा हुआ है। प्रीति अपना कमरा खंगालती है और अपने पति के ड्रॉर में फाइनली उसे एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता है। प्रीति जैसे ही उसे फाड़कर पहली बिस्किट खाती है, अमित कमरे में आ जाता है और एक तमाचा अपनी बीवी के गाल पर जड़ देता है। आ गई ना अपनी औकात पर। चोरी कर रही थी तुम? आज बिस्किट की चोरी की है, कल को पैसे चुराने लगोगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई चोरी नहीं की मैंने, ना ही मैं किसी लड़के से मिलने गई थी। मैं सिर्फ पानी पूरी खा रही थी, वो भी दीदी के कहने पर। मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा था तो। और जैसे ही प्रीति के मुंह से अमित उल्टा जवाब सुनता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी बीवी के दूसरे गाल पर भी तमाचा जड़ देता है। आज तक मैं चुप रही क्योंकि मेरी माँ के संस्कार थे, पर मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा था कि बेटी जिस दिन तेरे सही होने के बाद भी तेरे ससुराल वाले तेरे साथ गलत करेंगे, उस दिन तेरे मायके वाले ढाल बनकर तेरे आगे खड़े रहेंगे। मैं यहाँ अब एक पल नहीं रुकूंगी और इस तमाचे का जवाब तो मेरे घर वाले ही आपको देंगे। अपने ससुराल वालों को खुश करने की अपनी तमाम कोशिशों के बाद आज प्रीति हार कर अपना सामान बांधकर अपने मायके निकल जाती है। वो दरवाजे से अभी अंदर आई भी नहीं थी कि उसकी माँ कहती है, किससे पूछकर सूट पहना था तूने? हाँ, तुझे क्या बोला था? तेरी सास जो बोलेगी वही करेगी तू। अरे मम्मी, तुम भी सूट पर अटकी हुई हो। तुम्हारे दामाद ने मेरे गालों पर तमाचा मारा है। आज तक पापा ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, तुमने नहीं उठाया, तो वो होते कौन है मुझे मारने वाले? अरे तमाचा ही मारा है ना, कोई सर तो नहीं फोड़ दिया तुम्हारा। और शादी के बाद पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होना आम बात है। पति अगर गर्म मिजाज का है तो तुम्हें जरा नरम होकर चलना चाहिए था। और गलती तुम्हारी होगी, वरना जीजाजी कोई पागल तो है नहीं जो अचानक ही आकर तुम्हें तमाचा मार देंगे। पति से मिला तमाचा प्रीति को उतना नहीं चुभा था जितना उसके मायके वालों की तरफ से मिला तमाचा चुभ जाता है। हर बार अपनी माँ की बात सुनकर चलने वाली प्रीति को जब अपनी माँ से ही धोखा मिलता है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रीति की हालत देखकर सोनिया उसके पीछे पीछे जाती है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा दीदी, क्यों मैं इन लोगों को उल्टा जवाब देती हूँ। मुझे पता है आपके मायके वाले कैसे हैं। अगर आपकी तरह मैं भी चुप रहती तो आपका भाई मुझ पर भी हाथ उठाने में वक्त नहीं लगाता। मेरा तो यही मानना है, पहले किसी को छेड़ो मत और कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। मैं आपको जीजाजी से रिश्ता तोड़ने की सलाह तो नहीं दूंगी, उन्हें ठीक करने की सलाह दूंगी। पढ़ी लिखी हैं आप
और आपको ये भी पता है कि पति जब पत्नी पर हाथ उठाए तो किस धारा के तहत पति पर केस किया जा सकता है। और आज मिला ये धक्का प्रीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। रौद्र रूप में प्रीति अपने ससुराल पहुंचती है। बड़ी उछल कर गई थी अपने मायके तू बहू, क्या हुआ, मायके वालों ने रखा नहीं? बिल्कुल ठीक समझी आप मम्मी जी, मुझे तो मेरे मायके वालों ने नहीं रखा, पर आपके बेटे को उसके ससुराल वाले जरूर रख लेंगे और उसका ससुराल होगा जेल। आईपीसीसी की न जाने कितनी धाराएं लग जाएगी। मैं तो बस वही सोच रही हूँ, गर्भवती पत्नी पर हाथ उठाने का आरोप, उसे हर वक्त मानसिक उत्पीड़न देने का, अब ससुराल वालों पर दहेज लेने का आरोप। आप सबका क्या होगा मम्मी जी? और हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये घर आप लोगों का अर्जा हुआ नहीं है, पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति पर तो पोते पड़पोते का हक होता ही है, और इस घर का वारिस मेरे पेट में पहले ही है। तो मैं आपके घर नहीं आई हूँ, मैं अपने घर आई हूँ। तूने बहू पर हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बहू, तू क्यों नाराज हो रही है? हमें कहाँ पता था कि तुम मियाँ बीवी के बीच की बात इतनी बिगड़ गई है। हमारी बहू माँ बनने वाली है और तूने ऐसे में उसका खाना बंद कर दिया। और मैं तो एक लगाऊंगा ना कान के नीचे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मांग प्रीति से माफी और इस मैटर को खत्म कर। तू बैठ ना बहू, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। और सोनिया का छोड़ा हुआ दिल बिल्कुल सटीक बैठता है। जब तक प्रीति सुन रही थी लोग सुना रहे थे, और जैसे ही आज प्रीति दहाड़ती है सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इस दिन के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि वो प्रीति पर चढ़कर नहीं रह सकते, और प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ साथ मायके वालों को भी ठीक कर देती है।